बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 8 जुलाई है, दिन है जुमेरात का और साल 2021। आज के रोज़ की ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हमारी टॉप स्टोरी तो नैब से मुतल्लिका है और नैब से मुतल्लिका इस टॉप स्टोरी में नैब से वाबस्ता 3 अहम खबरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल की ज़मानतों से मुतल्लिक जो तहरीरी फ़ैसले जारी किए गए थे और उन तहरीरी फ़ैसलों में दोनों हाई कोर्ट की जानिब से जिस तरीके से नैब को चार्जशीट किया गया था ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल की गिरफ्तारी के मामले पर नैब को मुरद इल्ज़ाम ठहराया गया था, तो कल के इन दोनों तहरीरी फ़ैसलों के बाद आज नैब की जानिब से जो रिएक्शन दिया गया है, जो रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है, जिसमें नैब की जानिब से 3 लीगी रहनुमाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं। एक दरख्वास्त शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ, दूसरी दरख्वास्त मिफ्ताह इस्माइल के खिलाफ और तीसरी दरख्वास्त एहसन इकबाल के खिलाफ नैब ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की हैं। नैब की जानिब से दायर की गई इन तीनों दरख्वास्तों की मुख्तसर सी तफसीलात आज के इस वीलॉग में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे जोड़े को हिरासत करने वाले मुलज़म उस्मान मिर्ज़ा की। इस मामले में आज क्या पेशरफ्त हुई है, मज़ीद कल क्या पेशरफ्त होने जा रही है और जो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इस मामले का नोटिस लिया गया है, तो इस खबर की डिटेल पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। तीसरी खबर, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के मामले खसूसी सरदार तनवीर अलियास के खिलाफ आज इस्लामाबाद की मातहत अदालत की जानिब से मुकदमा के इंदराज का हुक्म दे दिया गया है। ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है, इस पर भी आप नाज़रीन को अपडेट करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, जो कल के तहरीरी फैसलों के बाद नैब की जानिब से 3 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 लीगी रहनुमाओं के खिलाफ दायर की गई हैं, उसकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। एक्चुअली नाज़रीन ये तीनों दरख्वास्तें एहसन इकबाल, मिफ्ताह इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी की ज़मानतों की मनसूखी के लिए, उनकी बेल कैंसिलेशन के लिए नैब की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी। आप नाज़रीन की याद दहानी के लिए एहसन इकबाल की ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 25 फरवरी 2020 को हुई थी और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1.5 साल के बाद नैब ने एहसन इकबाल की ज़मानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिजू किया है। अगर ख्वाजा एहसन इकबाल की गिरफ्तारी जो है वो नैब को दरकार थी, तो सवाल ये पैदा होता है कि 1.5 साल तक जो है वो नैब कहाँ खड़ा रहा, कहाँ सोया रहा और क्यों जो है वो एहसन इकबाल की ज़मानत मनसूखी के लिए नैब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिजू नहीं किया। नैब का एक सवाल बन सकता है या नुक्ता नैब की जानिब से उठाया जा सकता है कि तहरीरी फ़ैसला जो है वो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी किया गया, लेकिन हमने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि अगर मुख्तसर फ़ैसला आ जाता है और तहरीरी फ़ैसला आने में ताख़ीर हो जाती है, तो मुतल्लिका फ़रीक हो या कोई मुतल्लिका इदारा हो या रियासती इदारा हो, तो उसकी जानिब से मुख्तसर फ़ैसले को लेकर अपील जो है, चाहे वो ज़मानत की कैंसिलेशन के हवाले से हो या किसी भी हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हो, ऐसी अपीलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी जाती हैं और इन अपीलों में यह कह दिया जाता है कि जब तफसीली फ़ैसला आएगा तो मज़ीद गुज़ारिशात जो है वो अदालत में पेश करने का मुतल्लिका इदारा, मुतल्लिका फ़रीक जो है वो हक़ महफूज रखता है। एहसन इकबाल की जो बेल कैंसिलेशन के लिए ग्राउंड जो है वो लिखे गए हैं या जो तहरीर किए गए हैं, जो अदालत की जानिब से अदालत के सामने मुद्दा उठाया गया है, वो कमोपेश वही हैं जो मिफ्ताह इस्माइल की दरख्वास्त में नैब की जानिब से ग्राउंड्स लिए गए हैं और जो शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ जो नैब ने दरख्वास्त दायर की है उसमें जो ग्राउंड लिए गए हैं। यानी तीनों दरख्वास्तों में तीनों लीगी रहनुमाओं की ज़मानत मनसूखी के ग्राउंड जो है वो कमोबेश एक ही जैसे हैं। एहसन इकबाल की दरख्वास्त में नैब का मौक़िफ़ ये है कि 1999 में नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी के हवाले से जो PC1 तैयार किया गया था उसकी मालियत 35.410 मिलियन की थी और फिर बाद 2009 में, क्योंकि ये पंजाब हुकूमत का प्रोजेक्ट था, उसके PSDP में ये मनसूबा शामिल था, तो इसे रिवाइज़ करके 2009 में नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी के इस प्रोजेक्ट को जो PC1 बनाया गया, नया PC1 बनाया गया, वो 732 मिलियन का था। और आगे चल के नैब अपनी दरख्वास्त में कहता है कि 2013 में जब वफाक में मुस्लिम नवाज़ की हुकूमत आती है और एहसन इकबाल जो है वो वफाकी वज़ीर बन जाते हैं प्लानिंग के, वजारत प्लानिंग के, तो इस मंसूबे को पंजाब से वफाक में ट्रांसफ़र कर लिया जाता है और फिर जो PC1 तैयार किया जाता है वो 2498 मिलियन का और फिर इसे बढ़ाकर
2499 मिलियन तक जो है वो ले जाया जाता है। और इसमें नैब का मौक़िफ़ ये है कि इस मामले में, नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी के मामले में, इस मंसूबे में जो एहसन इकबाल हैं उन्होंने अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, जो ख़जाना है, जो नेशनल एक्सचेकर है, उसे नुकसान पहुँचाया है। और इसी के साथ साथ नैब ने अपनी दरख्वास्त में भी कहा है कि ये जो एहसन इकबाल को ज़मानत दी गई है, एक अमूमी मुकदमा समझते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहसन इकबाल को ज़मानत ग्रांट कर दी और जो पैरामीटर इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिए हैं उन पैरामीटर्स को फॉलो नहीं किया गया। एहसन इकबाल को 23 दिसंबर 2019 को गिरफ्तार किया गया और उनकी ज़मानत में दोबारा बता देता हूँ कि 25 फरवरी 2020 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुई थी। इसी तरह से मिफ्ताह इस्माइल को 7 अगस्त 2019 को गिरफ्तार किया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर 2020 को उनकी ज़मानत मंजूर कर ली थी। यानी जिस रोज़ जो है वो मिफ्ताह इस्माइल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत मंजूर होती है, उसी रोज़ जो है वो नैब ने एहसन इकबाल को गिरफ्तार किया था। मिफ्ताह इस्माइल के खिलाफ दरख्वास्त में नैब ये कहता है कि जो LNG का टर्मिनल था, ये जो मंसूबा था, इसमें ये शरीक मुल्ज़म थे और इन्होंने भी, मिफ्ताह इस्माइल ने करप्शन की है, करप्ट प्रैक्टिस की है और ये करप्शन में मुलविस पाए गए हैं, अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, ग्राउंड क्या लिए गए हैं, ये आगे चल के एक साथ ही जो है वो आप नाज़रीन को मैं बता दूंगा। और ये नैब कहता है कि मिफ्ताह इस्माइल के खिलाफ एक दरख्वास्त जो है, एक कंप्लेंट 2014 में आई थी और दूसरी कंप्लेंट 2018 में आई थी और ये दोनों जो शिकायतें थीं दो अलग अलग लोगों की जानिब से, दो अलग अलग ऑफिशियल की जानिब से मिफ्ताह इस्माइल के खिलाफ जो है वो नैब को भिजवाई गई थी। इसी तरह से शाहिद खाकान अब्बासी, जिसे नैब ने 18 जुलाई 2019 को गिरफ्तार किया था, उनकी ज़मानत 25 फरवरी 2020 को मंजूर हुई थी और फिर शाहिद खाकान अब्बासी की ज़मानत मनसूखी के लिए नैब जो है वो, जिस तरह से एहसन इकबाल की ज़मानत की मनसूखी के लिए 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद नैब ने रिजू किया, तो शाहिद खाकान अब्बासी की ज़मानत मनसूखी के लिए नैब जो है वो 1.5 साल का इंतज़ार करता है और 1.5 साल के इंतज़ार के बाद आज जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी की बेल कैंसिलेशन के लिए नैब ने बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिजू कर लिया है। आपको ग्राउंड बता देते हैं कि ग्राउंड क्या है, क्योंकि डिटेल में अगर जाएंगे तो ये वील ऑफ कम पड़ जाएगा और तफसीलात बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। ग्राउंड ये हैं कि किन ग्राउंड के ऊपर इन तीनों लीगी रहनुमाओं की जो ज़मानतें हैं मनसूख की जाएँ। इसमें एक तो नैब का ये कहना है कि जो तलत केस में सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच की जानिब से पैरामीटर्स तय किए गए हैं, इन तीनों शख्सियात को, तीनों सियासी रहनुमाओं को, तीनों करप्शन के मुल्ज़मान को ज़मानत देते हुए उन पैरामीटर को फॉलो नहीं किया गया। अदालत ने ज़मानत देते हुए गैर मामूली हालात और हार्डशिप के मामला को नहीं देखा, जो कि अदालत को देखना चाहिए था। तीसरा मुद्दा यह उठाया गया है कि तीनों मुल्ज़मान को ज़मानत देते हुए अदालत ने इस मुकदमे को एक अमूमी फौजदारी मुकदमा समझा और ये करप्शन के मुकदमे का और ये वाइट कॉलर क्राइम का एक मुकदमा था जिसमें करप्शन हुई, लेकिन इस बात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नज़रअंदाज कर दिया गया। चौथा पॉइंट ये उठाया गया है कि जो फैसला जारी किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तीनों मुल्ज़मान की ज़मानत के हवाले से, उसमें हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ जो है वो फैसला दिया गया और ऐसा हाई कोर्ट का फैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता। पाँचवा पॉइंट ये उठाया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो अपने सवाबदीदी अख्तियार इस्तेमाल किया है, इसमें रूटीन, मैकेनिकल और आर्बिट्रेरी मैनर में जो है, आर्बिट्रेरली मैनर को की तरह जो है इन ज़मानतों को मंजूर किया गया है। छठा पॉइंट ये उठाया गया है कि एक ऐसे मौके के ऊपर जो है इन तीनों मुल्ज़मान को ज़मानतें दे दी गई और ज़मानतें देना दरअसल करप्शन के इक़दाम पर इन तीनों मुल्ज़मान को प्रीमियम देने के मुतरादिफ था और अदालत से इस्तदा नैब ने यह की है कि तीनों मुल्ज़मान की जो दरख्वास्त जो ज़मानतें हैं उसे कलअदम करार दिया जाए और नैब की इन अपीलों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ मंजूर किया जाए। सवाल ये पैदा होता है नाज़रीन, वैसे जब भी मैं सेकंड ओपिनियन देता हूँ तो बहुत सारे दोस्त नाराज़ हो जाते हैं कि दरख्वास्तों में तो बड़े अच्छे पॉइंट जो है वो उठाए जाते हैं नैब की जानिब से कि हक़ाइक़ को अदालत ने मद्देनज़र नहीं रखा, अदालत ने इसे अमूमी फौजदारी मुकदमा समझा, करप्शन का, वाइट कॉलर क्राइम का मुकदमा नहीं समझा, हार्डशिप के जो पैरामीटर्स थे उन्हें फॉलो नहीं किया गया, गैर मामूली हालात को नहीं देखा गया। लेकिन जब अदालत उनसे, नैब के वकला से जब वो पेश होते हैं अदालत के सामने, जजेस से सवाल पूछते हैं कि आपके पास क्या कोई सबूत है कि आपने कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाया है कि इन लोगों ने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है या कोई माली फ़ायदा हासिल किया है या फिर करप्शन किक बैक्स लिए हैं, तो वहाँ पर नैब के वकला मुकम्मल तौर पे खामोश हो जाते हैं और कंसेंट देते हैं, बाकायदा एतराफ़ करते हैं कि किसी किस्म की करप्शन भी नहीं की, किसी किस्म का किक बैक भी नहीं लिया, किसी किस्म का माली फ़ायदा भी नहीं उठाया,
لیکن درخواستوں میں ایسی باتیں لکھ دی جاتی ہیں، تو یہ نیب کے اپنے قول و فعل میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے۔ یہ جو چیز میں سمجھا ہوں وہ آپ ناظرین کے ساتھ میں نے شیئر کر دی ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو ایک جوڑے کو ہراساں کرنے کے معاملے پر اسلام آباد پولیس کی جانب سے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد عثمان مرزا اور اس کے 2 ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا تھا، آج اس معاملے میں پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ جو چوتھا ملزم تھا اسے بھی پولیس کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور کل پیش رفت یہ ہونے جا رہی ہے کہ ان تینوں ملزمان کو جو اس وقت فزیکل ریمانڈ میں پولیس کے پاس موجود ہیں، ان چاروں ملزمان کو ایک مرتبہ پھر ٹرائل کورٹ میں پیش کیا جائے گا، جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور ایک مرتبہ پھر ان چاروں ملزمان کا جو فزیکل ریمانڈ ہے وہ عدالت کی جانب سے طلب کیا جائے گا۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو عثمان مرزا کے علاوہ جو دیگر ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں ان سے بھی مزید ویڈیوز جو ہے برآمد ہوئی ہیں، اور ان ویڈیوز میں بھی اسی طرح کی ایپیسوڈ جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہیں جو چند روز پہلے آپ ناظرین نے بھی اگر دیکھے ہوں گے کہ کس طرح سے ایک جوڑے کو عثمان مرزا اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے ہراساں کیا گیا۔ اور آج وہ لڑکا جو اس لڑکی کے ساتھ موجود تھا اس کا ایک سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا، اور اس نے کہا ہے کہ وہ خوف کی وجہ سے اور عثمان مرزا کی جانب سے جو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں اس وجہ سے انہوں نے پولیس کے ساتھ رابطہ نہیں کیا، پولیس کو مطلع نہیں کیا، کیونکہ میں خوف زدہ تھا، مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں، تو اس لیے پولیس سے وہ رجوع نہیں کیا، اور اس کی وجہ بھی انہوں نے بتا دی ہے کہ جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ لیکن اس میں آج ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اس معاملے کا نوٹس لیا گیا ہے۔ آئی جی اسلام آباد جمیل الرحمان سے، قاضی جمیل الرحمان سے باقاعدہ رپورٹ طلب کر لی گئی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے ڈائریکشن جاری کی ہے، بلکہ اسٹرکٹلی ڈائریکشن جاری کی ہے کہ یہ جو ملزمان ہیں، یہ جو کیس ہے جوڑے کو ہراساں کرنے کے حوالے سے، اسے دھمکانے کے حوالے سے، اس کیس کو مثال بنایا جائے، اور اس کیس کے جو ملزمان ہیں اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ کل میں نے ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد کی ایک ٹویٹ دیکھی جس میں وہ کریڈٹ لینا چاہ رہے تھے کہ ہم نے دیکھیں جی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد ملزمان کو بڑی جلدی گرفتار کر لیا، اور اب ہم ان کے خلاف تحقیقات کر رہے ہیں اور سخت سخت جو ہے وہ عدالتوں سے سزائیں دلوائیں گے۔ تو میں نے وہاں پر کوڈ ریٹویٹ کیا اور ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد سے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ویڈیو سوشل میڈیا پر آنے کے بعد آپ نے کوئک جو ہے وہ ایکشن لیا اور ملزمان کو گرفتار کر لیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ تفتیش کریں گے، جب آپ تحقیقات کریں گے، اور اس تفتیش اور تحقیقات میں اگر آپ کا آئی او، آپ کا ایس ایچ او ایسا جھول چھوڑ دیتا ہے، ایسے نقائص چھوڑ دیتا ہے جس سے آگے چل کے عدالتوں میں کیس پروف نہیں ہوتا، پراسیکیوٹر کیس کو پروف نہیں کر پاتا، تو ملزمان بری ہو جائیں گے، اور جب پولیس کی ناقص تفتیش اور ناقص تحقیقات کے اوپر ایسے ملزمان عدالتوں سے بری ہو جاتے ہیں تو پھر ملبہ جو ہے وہ عدالتوں پہ ڈال دیا جاتا ہے، اور کوئی سوال یہ نہیں اٹھاتا کہ پولیس کی تفتیش کس طرح سے تھی، پولیس کی تحقیقات کیا تھی، کیا اس میں نقائص تھے، کیا خامیاں تھیں۔ تو پولیس کی جو کارکردگی ہے اس پر سوال نہیں اٹھایا جاتا، سوال ایک اٹھایا جاتا ہے کہ دیکھیں عدالتوں نے ایسے ملزمان کو چھوڑ دیا جو بڑے ہی، اب میں کیا نام لوں، کہ اس طرح کے جرائم میں ملوث تھے۔ تو یہ میں نے کوٹ تو کیا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ پولیس کے اس معاملے میں تفتیش یا تحقیقات جو ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے، اور پولیس اور پروسیکیوٹر کس طرح سے اس کیس کو عدالت میں ٹھوس شواہد کے ساتھ، دستاویزات کے ساتھ ثابت کرتے ہیں۔ تیسری ہماری خبر یہ تھی کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے معاون خصوصی سردار تنویر الیاس کے خلاف آج اسلام آباد کی ماتحت عدالت نے مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ایک نوجوان ہے، خواجہ فہیم ان کا نام ہے، اور انہوں نے ڈسٹرکٹ کورٹ میں اسلام آباد میں درخواست دائر کی جس میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ سردار تنویر الیاس کے فون سے انہیں ایک مبینہ طور پر جو ہے وہ ویڈیو بھیجی گئی، ایک متنازع جو ہے ویڈیو بھیجی گئی، ایک فحش جو ہے وہ ویڈیو بھیجی گئی ہے، اور یہ مطالبہ کیا گیا اس نوجوان خواجہ فہیم کی جانب سے کہ جو سردار تنویر الیاس معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے، پاکستان تحریک انصاف کے رکن بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، کشمیر سے الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں، تو ان کے خلاف ایف آئی آر کے اندراج کا حکم دیا جائے، کیونکہ سردار تنویر الیاس کی جانب سے نوجوان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے ہراساں کیا گیا ہے۔ نوجوان نے جج صاحب کے سامنے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اس سے پہلے ایف آئی اے سے رجوع کیا کہ سردار تنویر الیاس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، لیکن ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کی جانب سے سردار تنویر الیاس کے خلاف کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا گیا۔ لیکن آج کورٹ میں ایف آئی اے کے حکام بھی موجود تھے، اور انہوں نے اس بات کی کنفرمیشن کی ہے کہ یہ جو ویڈیو بھیجی گئی تھی جو نوجوان ہے خواجہ فہیم، اس کے موبائل کے اوپر، وہ سردار تنویر الیاس کے نمبر سے بھیجی گئی تھی، اور جو نمبر ہے وہ سردار تنویر الیاس کے استعمال میں ہے۔ تو یہ ایک بڑا حکم جو ہے آج اسلام آباد کی ماتحت عدالت کی جانب سے
PTI के रहनुमा की जानिब से दिया गया है। लेकिन इससे जुड़ी कुछ और खबरें भी हैं। कल एक हमारे कश्मीर के साथी रिपोर्टर हैं बाबर अब्बासी, उनके साथ हम एक नशिस्त रखेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर में इस वक्त इलेक्शन कैंपेन की क्या पोजीशन है, कौन सी सियासी जमात का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नवाज़ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, बड़े ही जो है वो अपनी कैंपेन जो है उसका आगाज़ कर चुके हैं। किसकी पोजीशन आज़ाद कश्मीर में इस वक्त मजबूत है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो मीडिया का मामला है, इस पर भी उनके साथ जो है वो गुफ्तगू करके जो हकाइक हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस व्लॉग में इतना ही। आप नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।